वेलकम डियर सोल्जर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है डिटर्मिनेंट। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि सर हमें डिटर्मिनेंट टॉपिक बताइए, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई है कि उन्होंने जो पढ़ा है डिटर्मिनेंट के बारे में उसको वहाँ पे एकेडमिक ढंग से पढ़ा है, लेकिन जब एनडीए के एग्जाम में हम देखते हैं कि हमें इसको शॉर्टकट ढंग से करना होता है या फिर हमें कुछ इसके जो भी फंडामेंटल रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, तो उन्हीं की डिमांड पे आज मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट टॉपिक लाया हूँ। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो रहेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को पढ़ना, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। जो नए लोग हैं या फिर पुराने लोग हैं जो भी चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। वीडियो को भागा भागा के नहीं देखना है, मेरे चैनल पे अंत तक बने रहना, तभी आपको डिटर्मिनेंट के सवाल लगाने में सुविधाजनक रहेगा और आपको कोई भी सवाल लगाने में गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो पे जरूर बने रहना, वरना आपको आगे के पार्ट जो मैं बताऊंगा डिटर्मिनेंट के बारे में उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आइए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट का हमारा जो मोस्ट एनर्जेटिक टॉपिक है वो भी शॉर्टकट ढंग से। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे। ये दिया गया है, पहले हम आपको बेसिक चीजें बता दें, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं समझे हैं तब तक आपको सवाल लगाने में दिक्कत आएगी। यहां पे जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। आपने एकेडमिक से बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताने वाला हूं। हमारे एनडीए के एग्जाम में कहां कहां से सवाल बनता है, मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे इसको अंडरलाइन करते हुए चलूँगा, समझाते हुए चलूँगा, केवल उन्हीं को नोट करना है। अगर इसके अलावा अगर आप नोट करते हैं तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। डिटर्मिनेंट, पहली बात यह है, ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट की एक यहां पे डेफिनेट वैल्यू होती है। पहली बात, यहां से सवाल बनता है, डिटरमिनेंट की क्या होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। पहली बात आप इसको याद रखना, यानी इसकी एक निश्चित मान होता है। क्लियर है, डिटरमिनेंट का एक निश्चित मान होता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक, इसके बाद ये चीज मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट के बारे में, मैंने आपको जब मैट्रिक्स में बता रहा था तो वहां भी ये सब सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। ठीक, इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ए, या फिर ये डिटर्मिनेंट ए, इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है, लिखने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ए, या वो साइन होता है डिटर्मिनेंट ए लिखने का। इसको ध्यान रखना, A11, A12, A13, इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारे एग्जाम में मोस्टली जो पूछा जाता है वो 2x2 मैट्रिक्स होती है या फिर 3x3 मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसको बोला जाता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होता है डिटर्मिनेंट। सॉरी, ये चीजें नहीं होंगी, यहां पे डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं, इसको हटा दीजिए, यानी ये ऐसे होगा डिटर्मिनेंट। आपको पता ही है बेटा ये क्या होता है, आपको पता ही है, ये जो होता है ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये जो होता है ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है। ठीक, C1, C2, C3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, इतने सारी चीजें आप जानते भी हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको अंडरलाइन करते हुए चलूंगा आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है, बाकी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। पहली बात, ठीक, ये सब फालतू चीजें नहीं पढ़नी है आपको, केवल इतना ध्यान रखना है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर के बारे में
ऑर्डर मैंने आपको बताया भी है कि ऑर्डर इसको कैसे लिखा जाता है। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया है कैसे क्या होता है, जितने रो उतने कॉलम, वो सब ऑर्डर, वही सब सारी चीज़ें होती हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। इस पे सवाल पूछा गया है, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उन्हीं का केवल डिटर्मिनेंट निकल सकता है। अब मेरी बात समझ में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक, उन्हीं का केवल डिटर्मिनेंट निकल सकता है, इसको ध्यान रखना। ऑर्डर यानी कोटि मैंने आपको वही बताई है कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक। हाँ, मैंने आपको बताया है, जैसे मान लीजिए ए है, अगर दिया जाए, अगर ये ऐसे लिख दिया जाए 3/3, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3/3 की ऑर्डर है ये, यही ऑर्डर होता है। क्लियर है ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, यही होता है। अगर ये 2/2 बने, अगर 2 रो 2 कॉलम रहे तो 2/2 बन जाता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। यहां पे देखेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, देखिए इसको भी आप जाने दीजिए। पहले आप डिटरमिनेंट को लगाना सीखे, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप उसको ध्यान में रखिए। ये के वाई जेड ए बी सी आप इसको जाने दीजिए, पहले सिंपल तरीका सीखिए। यहां पे क्या है, मान लीजिए अगर ए कहा जाए 2 5 3 1, आपसे कहा जाए आप इसके डिटरमिनेंट बताइए। अगर आपसे कहा जाए आप इसके डिटरमिनेंट बताइए, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, पहले आप क्या करेंगे, इधर से फिर इधर से। क्लियर है ना, पहले इधर से फिर इधर से, और बीच में हम माइनस लगाते हैं। 2 × 1 -3 × 5 यानी 2 - 15 यानी -13। क्लियर है ना, और बीच में हम यहां पे माइनस लगाते हैं। अगर 2 5 3 1 कहा गया, डिटरमिनेंट आप इसको सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे, पहले इधर से, पहले आप इधर से करेंगे फिर इधर से। तो 2 का 1 में करेंगे 2, -3 का 5 में करेंगे 15, तो 2 - 15 क्या दे देगा, -13 दे देगा। ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर 3 का अगर हो जाए, 3 का अगर हो जाए, पहली बात आप इसको याद कर लीजिए, लर्न इट, याद करिए। क्या याद करना है, ये साइन याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको आप याद कर लीजिए। लर्न इट, मैं आपको बता रहा हूं डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको वो बता रहा हूं मैं। तो मैंने आपको, अगर यहां पे जिसका ऑर्डर 2 है, अगर उसको हम सॉल्व करें तो 2 - 15 मैंने आपको बता दिया है। ये लर्न इट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको लर्न कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए इसको सॉल्व करिए, 1 2 1 3 4 1 2 1 3, आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, तो हम किसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। चाहे हम इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1, चाहे C2, चाहे C3, किसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है। मान लीजिए हम इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, along R1, along R1 हम सॉल्व कर रहे हैं, यही तो होता है R1। यहां पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। क्लियर है, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना यहां तक, तो देखेंगे कैसे आप सॉल्व करेंगे।
कैसे सॉल्व करेंगे? 1 को ऐसे ही लिखा, ऐसे किया। 1 को देखिए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। 1 को ऐसे लिख लेंगे, अब प्लस है, प्लस यहां पे लगाएंगे, प्लस का कोई मतलब नहीं होता इसलिए प्लस हम छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। 1 यहां पे है, अलोंग R1 हम कर रहे हैं, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, 4 1 1 3 हो जाएगा, 4 1 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब माइनस है और 2 है यहां पे, तो -2 कर दीजिए, ऐसे फिर कर लीजिए। अब इसके सामने का रो और कॉलम गायब करिए, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, 3 1 2 3 हो गया, 3 1 2 3 हो गया। ये 1 को हमने लिया, रो और कॉलम गायब करिए 1 के सामने का, तो 4 1 1 3 हो गया। माइनस है यहां पे, -2 हो गया, इसके सामने का रो और कॉलम गायब करिए, 3 1 2 3 हो गया। ये +1 हो गया यहां पे। अब यहां पे प्लस है, प्लस हमने लिख दिया। ये क्लियर है ना? अब रो और कॉलम गायब करिए 1 के इसके सामने का, 3 4 2 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? हम R1 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप R2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये साइन हम यूज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अगर हम R3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। C1 के अकॉर्डिंग करेंगे, सब कुछ सेम जो है इसी साइन के अकॉर्डिंग होगा। तो हम R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1 को लिया, 4 और 1 3, -2 लिया हमने यहां पे, 3 1 2 3 हो जाएगा, और फिर यहां पे 1 को लिया, 3 4 2 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, पहले इसको, पहले जो किया जाता है बेटा, पहले इसको फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, ऐसे किया जाता है। क्लियर है ना? अब आप देखेंगे यहां पे, और बीच में हम माइनस भी लगाएंगे, बीच में हम माइनस भी लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा 12। अब देखिए 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं है, 12 -1 फिर -2, यहां पे क्या हो जाएगा 9 -2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1 का कोई मतलब है नहीं, 3 -8 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? आप मेरी बात समझ रही है किस तरीके से मैं कर रहा हूं मैं? 12 -1 हो जाएगा, -2 9 -2 हो जाएगा, +1 3 और -8 हो जाएगा। ये 12 -1 कितना हो जाएगा 11, और 9 -2 7 देगा, 7 का -2 में करेंगे -14। अब यहां पे -5 है ना, -5, 14 में से 5 गए, -19, -19 में से 11 हो गए, यानी -8 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमने इसको अलोंग R1 अगर हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ रहा है -8 आ रहा है। क्लियर है? तो आप किसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, किसी के भी अकॉर्डिंग हो, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, C1 C2 C3, किसी के भी अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। क्लियर है बच्चों? आप समझ गए हैं? अच्छा, इसी को अगर मान लीजिए हम अलोंग C1 हम कर लें, हम इसी में आपको सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं मैं कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम अलोंग C1 अगर हम सॉल्व करें, अलोंग C1 हमने कर लिया, हमारा सवाल क्या था? जो हमारा सवाल था, हमारा जो सवाल था वो था, ये था 1 2 1 3 4 1 2 1 3, 1 2 1 3 4 1, 1 2 1 3 4 1 था, और क्या था 1 2 1 3 4 1 2 1 3 2 1 3। हमें इसको सॉल्व करना है। 1 2 1 3 4 1 सवाल देख लें, 1 2 1 3 4 1 2 1 3। हम इसको अलोंग C1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया है, अलोंग C1 में प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस होता है। क्या हो जाता है बेटा यहां पे? प्लस माइनस
प्लस हो जाता है। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करिए। यहां पे हमने 1 को रखा, हम अलोंग हम किसके सॉल्व कर रहे हैं? हम अलोंग C1 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मत लो। अलोंग C1 कर रहे हैं तो हम जो करेंगे, यहां पे क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, यही तो होता है, प्लस माइनस प्लस। C1 कर रहे हैं, C1 अगर हम कर रहे हैं तो 1 को लिया, इसके सामने का रो और कॉलम गायब करिए, इसके सामने का रो और कॉलम गायब करिए, ये बन जाएगा, इसके सामने का रो और कॉलम गायब करिए, रो और कॉलम 4 1 1 3 बचेगा, 4 1 1 3 बचेगा, ये कैंसिल, 4 1 1 3 हो जाएगा। अब -3 लीजिए, यहां पे हम इसको ले रहे हैं -3, इसको लीजिए। -3 को अगर हम लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम गायब हो जाएगा, इसको लेंगे तो रो और कॉलम गायब हो जाएगा, ये तो बचेगा क्या? यहां पे 2 1 1 3 बचेगा, 2 1 1 3 बचेगा। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है ना? ये 1 को लिया तो 4 1 1 3 हो जाएगा, -3 को हमने लिया, रो और कॉलम गायब होगा, 2 1 1 3 हो जाएगा, और फिर +2 हम लेंगे, फिर हम यहां पे +2 लेंगे, +2 को लिया तो रो और कॉलम गायब हो गए, 2 1 4 1 हो जाएगा, 2 1 4 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, हमने 2 को लिया है तो रो और कॉलम गायब हो गया, तो 2 1 4 1 हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। आइए देखेंगे यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। पहले क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बच्चों? पहले इसको, फिर इसको, इसको फिर इसको, इसको फिर इसको, और बीच में हम माइनस लगाएंगे। क्लियर है ना? देखिए यहां पे ये जो हो जाएगा, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ये जो हो जाएगा 12 -1, ये हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 6 -1 +2 हो जाएगा, 2 -4, ऐसे है ना, 12 -1 6 -1, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा 2 -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और 6 में से 1 गए 5 यानी -15, यहां पे -2 यानी -4 हो जाएगा, यानी -8। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है, पहले भी -8 आ रहा था और अब भी -8 ही आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, अराउंड C1 हमने किया है, तो हम यहां पे देखेंगे प्लस माइनस प्लस हम देखेंगे, और मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है कि जिसको हम ले रहे हैं उसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, बाकी आप इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाइए, हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करेंगे, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ेंगे। हम समझ गए हैं। इसी तरीके से आप R2 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम C3 के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं। मैं हमारा जो असली जो एग्जामिनेशन होगा वो क्वेश्चंस पर होगा, इसलिए अभी मैं आपको यहीं पे इसको रोक रहा हूं। मैं आगे बढ़ूंगा, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पे हम आपका प्रैक्टिस हो जाएगा डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर है ना। माइनर ऑफ एन एलिमेंट कहा गया है। जैसे माइनर, जैसे ए अगर कहा जाए 1 3 4 5, अगर ये कहा गया है, आपसे कहा जाए माइनर ऑफ एन एलिमेंट कहा गया है,
तो इसको अगर हम कह दें, इसको अगर हम कह दें M11, M12, M21, M22, यही तो होता है माइनर। जब माइनर निकालने की बात होगी बेटा, अगर M11 कहा गया है, यानी माइनर ऑफ 1 अगर आपसे कहा गया है, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। अगर M11 आपसे अगर पूछा गया है M11, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, 5 हो जाएगा ये। अगर M12 अगर आपसे पूछा जाए, M12 अगर आपसे पूछा जाए, M12 अगर आपसे पूछा जाए तो रो और कॉलम गायब कर दीजिए, 4 देगा ये। अगर आपसे पूछा जाए M21, अगर आपसे पूछा जाए M21 ये है, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। मेरी बात समझ है? रो और कॉलम गायब कर दीजिए, ये जो देगा 3 दे देगा। अगर हम M22 की बात करें तो रो और कॉलम इसके सामने का गायब करिए, 1 दे देगा। यही होते हैं माइनर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ 1 बताइए, ठीक है, पूछा जाता है। मैं आपको जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं कैसे पूछा जाता है। M11 अगर आपसे पूछा जाए, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, 5 हो जाएगा। M21 अगर M12 पूछा जाए, ये 4 हो जाएगा। M21 अगर पूछा जाए, 3 हो जाएगा। M22 पूछा जाए, 1 हो जाएगा। इसी में आता है कोफैक्टर के बारे में। इसी में आपसे पूछा जाता है कोफैक्टर के बारे में, तो आप कोफैक्टर भी समझ लीजिए क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर के बारे में, C11, तो ये होता है बेटा -1 की पावर 1 + 1 M11, ये होता है। यानी ये क्या देगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहगुणनखंड इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहगुणनखंड बोलते हैं कोफैक्टर को। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। क्लियर है? और ये क्या था, माइनर था ये। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा। ये जो 1 है ना, रो और कॉलम, यहां पे ये पावर लग जाते हैं। M11 यानी प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 5 ही हो जाएगा। यहां पे प्लस आएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता है। अगर आपसे पूछा जाए M12, अगर आपसे पूछा, अगर आपसे C12 पूछा जाए, C12 अगर आपसे ये पूछा जाए कोफैक्टर ऑफ 3 अगर आपसे पूछा जाए, कोफैक्टर ऑफ 3, तो सब कुछ सेम रहेगा। जब भी कोफैक्टर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे C12 पूछा जाए, क्लियर है, अगर आपसे C12 पूछा जाए, ठीक, तो होगा क्या, -1 की पावर 1 + 2 और M12 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 क्या देगा, -1 देगा ये, और M12 की वैल्यू 4 है, यानी हमारा जो हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए हैं? इसी तरीके से आप C21 निकालेंगे। अगर C21 की बात किया जाए तो -1 की पावर 2 + 1 M21 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1, और M21 कितना आया है, M21 आया है 3 आया है, तो -1 × 3 यानी -3 दे देगा। क्लियर है? ये होता है कोफैक्टर में, बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए C22 के बारे में, ये बेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा माइनर ऑफ 1 बताइए। क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, माइनर ऑफ 1 बताइए, माइनर ऑफ 3 बताइए, माइनर ऑफ 5 बताइए, माइनर ऑफ 4 बताइए। ये पूछा जाएगा कोफैक्टर ऑफ 5 बताइए, कोफैक्टर ऑफ 1 बताइए, कोफैक्टर ऑफ 4 बताइए। तो कैसे बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे आप। क्लियर है? आप मेरी बात समझ लीजिए, ठीक। C22 अगर पूछा जाए तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा ये, ठीक, ये हो जाएगा। और उसी तरीके से यहां पे M22 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव दे देगा, और M22 जो देगा, इसका जो है यहां पे 1 है, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें,
शॉर्ट ट्री की अगर हम बात करें, अगर इफ पॉजिटिव अगर पावर है देन प्लस यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव पावर है तो हम प्लस यूज करेंगे, अगर निगेटिव पावर है तो हम माइनस यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव पावर है तो हम प्लस यूज करेंगे, नेगेटिव पावर तो हम माइनस यूज करेंगे। कहने का मतलब यहां पे है, यहां पे देखिए ये क्या है, नेगेटिव है ना, 1 + 2 नेगेटिव पावर है ये। ऐसा पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव ना कह करके आप इसको इवन और ऑड कर लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। पॉजिटिव ना कह करके आप इसको इवन या ऑड कह लीजिए, यानी अगर ये इवन पावर है ऐसे कह लीजिए, ये क्या है, ऑड पावर है ऐसे कह लीजिए। अगर इवन पावर है तो हम प्लस यूज करेंगे, ऑड पावर है तो हम माइनस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, हाँ देखेंगे यहां पे, जैसे यहां पे -1 की पावर मतलब C11 आपसे पूछा गया है, तो ये क्या है, इवन पावर है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव को हम लिखते नहीं हैं। C12 ये ऑड पावर आया है, ऑड पावर की वजह से यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस को हम लिखते नहीं हैं। ठीक, C21 की अगर हम बात करें, C21 पे देखिए, यहाँ पे C21 पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑड पावर है तो हमने माइनस लगा दिया है। C22 पे क्या है, इवन पावर है तो हमने प्लस लगाया है, प्लस को हम लिखते नहीं हैं। क्लियर है ना, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव यूज करेंगे, ऑड पावर है तो हम नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए यहां तक। तो यही होता है माइनर और कोफैक्टर के बारे में, यही होता है जब भी आपसे माइनर पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, जब आपसे कोफैक्टर पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका यही होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। अब ये 2/2 का इसका ऑर्डर था तो हमने किया है, इसी तरीके से 3/3 का भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। ये देखिए, यही मैंने बताया आपको, यहां पे ये दिया गया है, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, माइनर मैंने बता दिया है, कोफैक्टर वगैरह बता दिया है। ठीक है, देखिए M11 की अगर हम बात करें, देखिए 4 - 7 -3 2 है ये। M11 की बात करें ये, ठीक, M11 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 दे देगा। M12 की बात करें, M12 ये है तो -3 देगा। M21 -7 देगा, M22 4 दे देगा ये। इसी तरीके से कोफैक्टर आप निकालेंगे। अगर 3/3 का अगर दिया गया है तो भी आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। अगर 3/3 का अगर दिया गया है माइनर, मेरी बात समझ है, अगर 3/3 का रहेगा तो भी आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगर 3/3 का दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है A 1 2 3 2 1 2 3 1 2, अगर ये दे दिया गया, ठीक, आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ 2 बताइए। हमारा सवाल क्या है कि माइनर ऑफ 2 बताइए। हमारा सवाल अगर ये हो जाए कि माइनर ऑफ इसका, अगर हम इसका पूछें, इसका माइनर ऑफ 2, अगर आपसे ये पूछें, या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि माइनर ऑफ 2, या आप इसे ये भी पूछ सकता है A2 1, ऐसा भी पूछ सकता है। माइनर ऑफ 2 या A2 1 भी आपसे पूछ सकता है। अब मेरी बात समझ नहीं है कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अगर आपसे माइनर ऑफ 2 पूछा जाए, ठीक, तो भी आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। क्लियर है,
इसको ऐसे ही लगाएंगे, यानी ये जो दे देगा इसकी वो पूछा जाता है, ये और ये गायब हो जाएगा, तो 2 3 1 2 बचेगा, ये 2 3 1 2 बचेगा। क्या बचेगा? ये जो बचेगा 2 3 1 2 बचेगा, ये यानी 4 - 3 1 दे देगा। अगर इस -2 की बात करें, यानी इसके सामने का रो और कॉलम गायब हो जाएगा, इसके सामने का रो और कॉलम गायब हो जाएगा। 2 3 1 2 आप निकालेंगे, 4 - 3 1 देगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ A33 का बताइए, आपसे करिए। अच्छा, इसी का अगर कोफैक्टर पूछ लिया जाए, अगर इसी से आपका कोफैक्टर पूछ लिया जाए, कोफैक्टर ऑफ A21 बताइए, कोफैक्टर ऑफ A21 बताइए, तो क्या है? ये -1 की पावर 2 + 1 जाएगा, यानी माइनस में आएगा, यानी -1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे -1 हो जाएगा, क्योंकि A21 क्या देगा? नेगेटिव पावर दे देगा, ऑड पावर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि माइनर ऑफ A33 बताइए, नंबर भी दे सकता है, A33 भी पूछ सकता है, A33 ये है, ठीक। ये और ये गायब कर दो, तो 2 3 1 2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा बेटा? ये जो हो जाएगा माइनर ऑफ A33, अगर आपसे पूछा जाए A33, यही तो है A33, रो और कॉलम गायब कर दो, तो 2 3 1 2 बचेगा। 2 3 1 2 2 3 1 2 बचेगा, ये यानी 4 - 3 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोफैक्टर की अगर बात करें, कोफैक्टर ऑफ A33, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 3 + 3, ये इवन पावर हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। समझ गए माइनर कोफैक्टर कैसे होता है? ठीक है, समझ गए कैसे होता है? मान लो हमने माइनर ऑफ 2 कहा गया A21 के बारे में, रो और कॉलम गायब करिए, 2 3 1 2 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये ऑड पावर देगा, तो -1 हो जाएगा। माइनर ऑफ A33 की बात करें हम, ये इसके सामने करो और कॉलम गायब कर दीजिए, 1 2 2 1 है, ये 2 3 1 2 है, ये 2 3 1 2 है, ये तो 4 - 3 1 दे देगा। कोफैक्टर ऑफ A33 की बात करें तो क्या है? इवन पावर है, इवन पावर प्लस से 1 दे देगा। ये इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, माइनर कोफैक्टर पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? आगे बढ़िए। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कोफैक्टर के बारे में, ये मैंने आपको कोफैक्टर के बारे में बता दिया है कैसे होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो आपको वही डिटरमिनेंट मिल जाती है। आपको क्या होगा? वही डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप A11 C11, A12 C12, A13 C13 अगर आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको वही डिटरमिनेंट सेम वैल्यू मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, पूछा गया इस पे सवाल है, अगर आपसे कहा जाए A21 C21, ठीक, A11 C11, A12 C12, A13, अगर AC21 कहा जाए C21, A22 C22, A33 C33, तो आपको क्या होगा? वही सेम डिटरमिनेंट मिल जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई है कैसे मैंने लिखा है? A21 C21, A22 C22, A33 C3, आपको क्या होगा? सेम डिटरमिनेंट आपको दे देगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ये? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आप इतना ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए की।
और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया कोफैक्टर वगैरह के बारे में क्या होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है Cij -1 की पावर i + j Mij होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ये है, इफ एनी टू रो या कॉलम, इफ एनी टू रो या कॉलम, यहां पे कहा गया है इफ एनी टू रो या कॉलम, if any two row या column of a determinant consist of all zeros then the value of the determinant is 0। पहली प्रॉपर्टी, यानी कोई भी अगर डिटर्मिनेंट हो, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर उसकी कोई दो रो, कोई अगर उसकी रो या कॉलम 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है जैसे A है 0 0 0 1 4 2 1 1 3, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या ऐसा कुछ कह दिया जाए, ऐसा कुछ कह दिया जाए 0 0 0 1 2 4 4 1 3, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो वही कहा गया है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो सब पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है। अगर कोई दो रो या कॉलम अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल कहा गया है, अगर ये सेम हो जाए, एनी टू, देखेंगे पहला मैंने बता दिया है, अगर कोई भी रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कोई भी रो या कॉलम अगर बराबर हो जाए, कोई भी दो रो या कॉलम बराबर हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे यहां पे देखिए, जैसे यहां पे था 1 2 6 था, आप इसको देखिए 1 2 6 है, 2 4 5 3 4 6 7 है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। देखिए यहां पे ये बराबर हो गए, ये बराबर हो रहे हैं और ये बराबर हो रहे हैं, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है। अब मेरी बात समझ, तो यही कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहां पे देखेंगे इफ एनी टू रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर इंटरचेंज हो जाए, एनी टू रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड then the value of the determinant changes by minus only k। क्लियर है ना। अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर वो इंटरचेंज हो जाएं तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, जैसे ये देखेंगे आप, ये ABC है, DEF है, GHI है। अब देखो हमने इसको यहां पे कर दिया, B को यहां पे कर दिया, A को यहां पे कर दिया, E को यहां पे कर दिया, D को यहां पे कर दिया, H को यहां पे कर दिया, G को H को यहां पे कर दिया। तो जहां पर भी इंटरचेंज हो जाएंगे तो यहां पे हम माइनस साइन लगा देते हैं, इंटरचेंज होने की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो। या आप देखो यहां पे, आप देखो यहां पे क्या है, ठीक, यहां पे दो कॉलम इंटरचेंज हुए हैं, ये कॉलम वहां पे हो गया, वो कॉलम यहां पे हो गया है, ठीक। हम यहां पे देखेंगे, यहां पे दो रो, यानी ये वाली रो नीचे हो गई है, ये वाली रो ऊपर हो गई है। यहां पे आप देखेंगे DEF ऊपर हो गया, ABC नीचे हो गया है, तो यहां पे माइनस आ गया है। क्लियर है। तो आपसे यही कहा गया है कि कोई भी दो रो या कॉलम अगर वो इंटरचेंज हो जाते हैं तो हम फिर माइनस यूज करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़िए। अच्छा, अगर ट्रांसपोज कर दें, देखिए यहां पे द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। देखिए अगर हम ट्रांसपोज कर दें, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उसका डिटरमिनेंट सेम आएगा। मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट हमने निकाला है,
और उस डिटर्मिनेंट को मान लो 8 उसका आंसर आया है, उसी डिटर्मिनेंट को अगर हम इंटरचेंज ट्रांसपोज कर दें तो भी उसका आंसर वही आएगा। जैसे यहां पे देखेंगे ABC है, यहां पे देखेंगे हम ABC है, DEF GHI है, हमने ट्रांसपोज कर दिया, ADG ऊपर हो जाएगा, BEF CFI। ठीक है, तो दोनों ये डिटर्मिनेंट जो होगा, दोनों जो वैल्यू हो जाएगी वो सेम आएगी, दोनों के जो वैल्यू है वह सेम आ जाएगी। मेरी बात समझ रही है? ठीक है, तो जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो उसके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही उसका आंसर आएगा। आगे बढ़िए, देखिए यहां पे ये सब फालतू चीजें जाने दीजिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के डिटरमिनेंट के ए है तो के की पावर एन डिटरमिनेंट ए हो जाता है, और एन क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। क्लियर है? ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए डिटरमिनेंट 3a, आप इसकी वैल्यू बताइए, और जो a है वह 2/2 के मैट्रिक्स है, 2/2 का अगर यहां पे कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। अगर कहा डिटरमिनेंट 3a है, आपसे कहा जाए 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स सही है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ए यानी 9 डिटरमिनेंट ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब फालतू चीजें हैं, इसको आप जाने दीजिए, आपका कोई मतलब नहीं है। इसको ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट के ए हो जाएगा के की पावर एन डिटरमिनेंट ए, ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द nth ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट एन स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया गया है। ठीक, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर आपसे कहा जाए कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाता है, यानी 3 का स्क्वायर क्या दे देगा, यानी 9 दे देगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि 2/2 की मैट्रिक्स है, बताइए कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या दे देगा, 4 दे देगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट के ए, के की पावर एन डिटरमिनेंट ए, बाकी ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, आगे बढ़िए। इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, a + x BC है, d + y इस तरीके से दिया गया है, तो इसको आप अलग अलग कर लो, ये अलग कर लो और ये अलग कर लो, यही किया गया है। देखिए ABC DF GHI हो है यहाँ पे, और यहाँ पे XBC YF DHI, ये हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे चलो, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो उसको, जाने दो। हाँ देखेंगे, यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 y + z है, y+4 y4 z+x ये दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या कर लिया है, हमने इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, यानी हमने इसको ऐड कर लिया है, इसको हमने यहाँ ऐड कर लिया है, C1 और C3 को हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ठीक है, C1 और C3 को हमने ऐड कर लिया है। देखेंगे तो 4 को कॉमन ले लिया, और ये पूरा कॉमन ले 1 बन जाएगा। देखिए ये क्या हो गए, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्लियर ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये हमने इसको x को इसमें ऐड कर दिया C3 में, यानी C1 को C3 में ऐड कर दिया है, तो वही हमने किया है, C1 में C3 को ऐड कर दिया है। तो यहां से x y z कॉमन हो जाएगा, यहां से 4 4 कॉमन हो जाएगा, 1 1 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर आपको यह पसंद आया है बच्चों मेरा वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो ऐसे बेसिक वीडियो जो ज़रूरत हो उसको, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो NDA क्वालिफाई करना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि NDA मैथ्स की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो सुविधाएं नहीं है
जो कि किसी बड़े शहर में, किसी बड़ी कोचिंग में, किसी अच्छे टीचर से पढ़ सके। तो ऐसे बेसिक वीडियोज को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। इससे आपको भी पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट को आप ज़रूर उसके पास भेजें, हर जगह भेजें, इसको आप आग की तरह फैलाएं। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो वीडियो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम उसको वहाँ पे हम उसको अलग से वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे अभी नहीं। अगली जो वीडियो हमारी है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हम कुछ और शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे और उसके बाद हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे। इसलिए आप मेरी जो आने वाली वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिए। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियो, सारे पार्ट को आपको दिल लगा के, दिमाग लगा के ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको कोई काम सही हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। देखिए अभी मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाया है, जो हमने डिटरमिनेंट की शुरुआत किया है, वो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, फ़ोन आए थे कि सर हमें डिटरमिनेंट में दिक्कत हो रही है। तो जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट बना रहा हूँ वो आप ही की डिमांड पे बना रहा हूँ मैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करूँगा कि हम आपकी अगली जो वीडियो की डिमांड क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। हाँ, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे मुझसे कोई भी बात करनी है, कुछ अपनी समस्या बतानी है, मुझसे कुछ पूछना है, तो मेरे इस नंबर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर दिया गया है। हमारा एक ग्रुप भी है टाइगर्स क्लब करके, ये हमारा ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके। इसमें हम उन्हीं बच्चों को ग्रुप में शामिल कर रहे हैं जो कि वास्तविक रूप से इंडिया क्वालिफाई करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से, रियल रूप से वो एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, वो एयरफोर्स क्वालिफाई करना चाहते हैं। हर एग्ज़ाम जो भी कोई भी क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम उन्हीं बच्चों को इसमें ले रहे हैं। ठीक, तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप वास्तव में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा आपको भरपूर सपोर्ट रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में। अभी तो मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन आपकी और भी क्लासेस चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इस ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करिए, पता लगाइए कि क्या तरीका है इस ग्रुप में ज्वाइन होने का। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।